हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सेज पे। आज हम लोग आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं, जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो अपना तैयारी कैसे करें, कौन कौन से चैप्टर हर सब्जेक्ट में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं और कितने मार्क्स के लिए आते हैं, आज ये सब डिस्कशन हमारी पूरी टीम यहाँ पर है आपका हेल्प करने के लिए। आप यहाँ पर पाएंगे कि आप इन चैप्टर्स को देखेंगे कि आपका कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंस है, तो आपको पढ़ाई करने में मन लगेगा और आप उन चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे। तो आज हम लोग इसी टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो आज मैं अभिषेक सर मैथ्स का ओवरव्यू दूंगा, अमित सर केमिस्ट्री का ओवरव्यू देंगे, प्रीति मैम बायो का ओवरव्यू देंगी और राजेंद्र सर फिजिक्स का ओवरव्यू देंगे। तो हम लोग एक एक करके आज का ओवरव्यू आपके लिए लेके आए हैं। सिलेबस से लेके आप कैसे, अगर आपका 11th खराब हो चुका है या फिर आप 11th में किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं तो 12th में आप कैसे पढ़ें, एग्जाम सेज आपका इस चीज में कैसे मदद करेगा, ये सब कुछ हम लोग आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके सर से, केमिस्ट्री वाले सर से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि मेरा नाम अमित कुमार होता है। आज से हम आप सभी को केमिस्ट्री का सिलेबस को यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सभी को थंबनेल देख करके भी पता चल गया है कि आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि अगर यदि हम लोग 11th का जर्नी उतना अच्छा से बेहतरीन तरीका से नहीं कवर कर पाए थे तो फिर भी हम लोग 12th क्लास की जर्नी को कैसे बेहतरीन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि कैसे हम लोग को जर्नी स्टार्ट करना है। तो अगर यदि थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं 11th क्लास वालों के लिए भी, कि जैसे कि अभी उन लोग का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है तो उन लोग फिर से 11th क्लास की जर्नी को कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो साइंस पढ़ने के लिए हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक को सबसे बेहतरीन करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं 9th क्लास और 10th क्लास का भी सिलेबस के बारे में, तो जैसे 9th क्लास में हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का पार्ट तो सिर्फ हम लोग को 4 चैप्टर ही था जो कि केमिस्ट्री में पढ़ना था। फिर 10th क्लास की अगर बात करते हैं तो हम लोग के पास 5 चैप्टर था। अब ऐसा नहीं कि सभी का सभी चैप्टर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस है, सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे हम लोग 11th क्लास को कवर कर पाएंगे या फिर 12th क्लास को कवर कर पाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर है जिसको पूरा अच्छा तरीका से हम लोग को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसमें से ये जो हम लोग को चैप्टर है इसको हम लोग चैप्टर नंबर 3 के नाम से भी जानते थे, जो था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसके बारे में हम लोग को जानना, थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग 11th क्लास को स्टार्ट करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा ये मान के चलेंगे कि आपको 10th क्लास और 9th क्लास में कुछ कुछ चीजों के बारे में पता है। हालांकि हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा जीरो लेवल से ही, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कुछ कुछ चीजों तो आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप कौन कौन सा चैप्टर को दोबारा पढ़ लेंगे, तभी आप वहां पे 11th की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो उसमें से 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9th का, वो है हम लोग को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद एक है हम लोग को स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे बच्चे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि जो हम लोग को 9th क्लास का सिलेबस था इसको दोबारा हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, तभी हम लोग 11th का पूरा टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो हम लोग अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन थे, तो वो था एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग को जानना है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करें जो हम लोग को 9th क्लास का चैप्टर था वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम। वही बात करते हैं अगर हम लोग 10th क्लास का, तो 10th क्लास में भी हम लोग के पास 5 चैप्टर है, जिसमें से ऐसा नहीं कि सभी कुछ हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पे पहला चैप्टर की बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस, तो इसमें एटलीस्ट आपको पूरा बैलेंस करने के लिए आना चाहिए। जैसे हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जब बेसिक से स्टार्ट करेंगे पूरा क्लास 11th की जर्नी, तो वहां पे सारे टॉपिक्स को फिर से हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। उसके बाद ये जो एसिड बेस एंड साल्ट है, इसमें उतना ज्यादा हम लोग
को जानने की जरूरत नहीं है, फिर से हम लोग जीरो से यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो जो हम लोग को 10th क्लास का सिलेबस था, ये फिर से हम लोग पढ़ेंगे ही पूरा बेसिक से। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो है केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना, ये हम लोग को जानना चाहिए। उसके बाद ये जो हम लोग को 2 चैप्टर नीचे का है, जो है हम लोग को कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड, इसके बारे में हम लोग को जानना है कि कैसे आखिर कोई भी हम लोग को रहता है नॉन मेटल्स वगैरह जो हम लोग को बॉन्डिंग बनाता है, वो आखिर बॉन्ड बनाता है कैसे है। तो ये सारा कुछ के बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का, जो चैप्टर नाम है हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग, क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। तो इस चैप्टर में पूरी हम लोग को इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हालांकि स्टार्ट करेंगे वहीं से, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें हम लोग थोड़ा जल्दबाजी में यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग बेसिक चीजों को जान चुके रहते हैं। तो वहां पे एटलीस्ट कम से कम नाम सुना होना चाहिए, तभी हम लोग 11th क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीका से सीख पाएंगे। तो आपके पास समय है, तो समय रहते हुए आप सबसे पहले कोशिश कीजिए ये जो केमिकल रिएक्शंस है ये चैप्टर को कवर कर लीजिए। उसके बाद ये जो कार्बन एंड इट्स जो कंपाउंड है इसको हम लोग कवर करेंगे। फिर जो सबसे लास्ट जो चैप्टर था हम लोग का केमिस्ट्री का, वो है हम लोग का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम लोग पूरे एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, उसमें जानते हैं कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने हम लोग का पीरियड्स होते हैं। तो यहीं से हम लोग को पूरा बोला जाए तो केमिस्ट्री की शुरुआत होता है, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का जब हम लोग टुकड़ा करेंगे तो हम लोग 3 टुकड़ों में बढ़ता है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बोला जाए मैक्सिमम चैप्टर्स में, चाहे वो फिजिकल्स की बात हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक का हो, चाहे ऑर्गेनिक का हो, ये बार बार हम लोग को वहां पे कदम रख ही देगा। तो हम लोग 11th क्लास में इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे सीखना है। लेकिन कुछ कुछ हम लोग जो बेसिक नॉलेज है वो हम लोग को क्लास 10th में दे दिया गया था। तो आप प्रयास कीजिएगा ये जो पीरियोडिक टेबल है या फिर पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन था, इस चैप्टर का नॉलेज थोड़ा मोड़ा रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लास 11th की जर्नी में। तो क्लास 11th का थोड़ा सा हम लोग टॉपिक के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है जिसे हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। रहा बात अगर इसके मार्क्स वगैरह की बात करेंगे तो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हम लोग को रिड्यूस सिलेबस है, पहले कुछ और सिलेबस रहा करता था, लेकिन इस बार से हम लोग को पूरा रिड्यूस कर दिया गया है, कुछ कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री का कौन कौन सा चैप्टर है, वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें से ये तो हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, तो ये उसका जान है। अगर इसको नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि इसी का कंसेप्ट हम लोग को आगे भी यूज होने वाला है। और ये जो हम लोग वेटेज रखता है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो कितना मार्क्स का है, 7 मार्क्स का पूछा जाता है। उसी प्रकार से अभी बात कर रहे थे एटम्स वगैरह इस सब का, जो हम लोग को क्लास 9th में पढ़ना था। वहां पे थोड़ा बेसिक जैसे आप लोग पढ़े होंगे, बोर का परमाणु मॉडल ये सब हम लोग देखे थे, डाल्टन से सब का देखे थे, रदरफोर्ड का देखे थे। वही सबसे फिर से हम लोग को जर्नी स्टार्ट करना है, कहां पे, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। इसलिए हम बोले कि अगर आपके पास समय है तो क्लास 9th का थोड़ा थोड़ा वहां पे नॉलेज को फिर से ले लीजिएगा, उसके बाद कदम रखिएगा क्लास 11th में, तो थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। हालांकि यहाँ पे हम लोग पूरा स्टार्ट करेंगे कहां से, बेसिक से। हम यही मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। हो सकता है क्लास 11 मतलब क्लास 9 को अच्छा से आप लोग कवर नहीं किए, तो हम लोग को बनता है कि हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करें, ताकि 9th का सिलेबस, 10th का क्लास, सारा कुछ हम लोग को इंक्लूड हो जाए इसी में, ताकि हम लोग को चैप्टर को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। फिर अभी जस्ट बता रहे थे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है, या फिर पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन था, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते थे, देखो हम लोग को 3rd चैप्टर में ही पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बस यहाँ पे हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग ट्रेंड्स वगैरह देखेंगे, यहाँ पे साइज वगैरह सब का बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे जर्नी, वो कहां से हम लोग को स्टार्ट होगा, क्लास 10 से। तो इसलिए हम बोले कि वो जो चैप्टर नंबर 5 था क्लास 10th में, उसको थोड़ा सा अगर आप सीख लेते हैं, उसके बाद क्लास 11 का जो जर्नी होगा ना, वो बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और जानेंगे, सीखेंगे। उसके बाद ये हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग देखेंगे बॉन्ड के बारे में, और यहाँ पे मॉलिक्यूल इस सब के बारे में देखेंगे, किस तरह से उसका बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 था, जो हम लोग को था क्या थी, कार्बन और उसके कंपाउंड। तो वो चैप्टर फिर से हम लोग यहाँ पे हेल्प करने वाला है, क्योंकि वहीं पे हम लोग देखे थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, जिससे हम लोग को क्या होता है, बॉन्ड बनने में वहां पे काम करता है। तो वो सारा कुछ हम लोग बॉन्डिंग वगैरह का थोड़ा थोड़ा अगर कंसेप्ट सीख लेते हैं, तो ये जो क्लास 11 का जर्नी है, ये भी हम लोग को बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देख रहे हैं, जो हम लोग को क्लास 9th क्लास का था, जो 10th क्लास का सिलेबस था, अगर उसको फिर से पढ़ लेते, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हम लोग को क्लास 11 की जर्नी बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम। ये सब जो चैप्टर है ना, ये हम लोग को अलग है,
ये सब हम लोग पहले कभी नहीं पढ़े हैं, ये सब हम लोग को नया टॉपिक्स आएगा, ये सब नया तरीका से हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद ये आ जाता है हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि फिर से यहाँ पे हम लोग को पूरा नया जिंदगी की शुरुआत करना पड़ेगा, यहाँ पे नए नए कंसेप्ट के बारे में हम लोग को जानेंगे। तो अगर बात करते हैं क्लास 9th और 10th क्लास का कि कौन कौन सा टॉपिक देखे जिससे हम लोग क्लास 11th में मदद करेगा, तो वो ये जो 4 चैप्टर दिख रहा है, ये चारों चैप्टर में हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। जिसमें से ये जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको मोलिकुलर मास ये सब क्या होता है, एटॉमिक मास वगैरह ये सब क्या होता है, वो सब थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज है, तो उसके बाद यहाँ पे काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से हम लोग नए कंसेप्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये चारों चैप्टर हम लोग को बहुत ही आसान हो जाएगा जब आप क्लास 11 मतलब क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस को कवर करते हैं। अब रहा बात कि जब हम लोग क्लास 11 की बात करेंगे तो इसमें से कौन कौन सा चैप्टर हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्क्स के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो देख ही सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें से हम लोग को 8 और 9 जो चैप्टर है, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कितने मार्क्स का पूछा जाता है 11th, और इसमें कितना 10 मार्क्स का, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मायने हम लोग को रखता है। क्योंकि देख रहे हो ओवरऑल हम लोग को जो एग्जाम होने वाला है थियोरेटिकल, वो कितना मार्क्स का होता है 70। तो 70 मार्क्स में यहाँ पे देख रहे हो 21 मार्क्स यही सिर्फ हम लोग को ऑब्टेन कर रहा है, कौन, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बहुत ज्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देख ही सकते हैं कि फर्स्ट जो चैप्टर है वो 7 मार्क्स का है, फिर हम लोग को स्ट्रक्चर्स ऑफ आइटम है वो 9 मार्क्स का पूछेगा। उसके बाद देख रहे क्लासिफिकेशन वाला 6 मार्क्स, उसके बाद 7, 9, 7, फिर हम लोग को 4। तो कुल मिलाकर के देखा जाए पूरा ओवरऑल सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां पे रोल करेगा हम लोग को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये था हम लोग को क्लास 11 की जर्नी। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट था किसके बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे, लेकिन जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री को हम लोग पूरा समझना पड़ेगा, पूरा फील करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे करवाने वाले भी है। तो हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर है सर जिसको पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ लेंगे, जो हम लोग को आगे चल करके बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, चाहे हम लोग 12 की सिलेबस पढ़े या फिर हायर स्टडीज की तरफ अगर जाएंगे तो वहां पर भी हम लोग को ज्यादा हेल्प करने वाला है। जिसमें से हम लोग 3-4 ही टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोग को बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। जिसमें से हम लोग को क्या है, ये जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी का कंसेप्ट आगे भी हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होने वाला है। जैसे थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पर भी मोल कंसेप्ट का यूज होगा। उसी प्रकार से जब 12th क्लास की पढ़ेंगे तो 12th क्लास में 3 चैप्टर पढ़ना है, तीनों चैप्टर में हम लोग को इसका यूज होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री का जान, जो पहले से हम बता दिए, जो ये 3rd चैप्टर है, उसके बाद ये जो 4th चैप्टर है, ये 3rd और 4th चैप्टर को तो छोड़ना ही नहीं है। अगर ये 2 चैप्टर जो बंदा छोड़ के चल गया, इसका मतलब केमिस्ट्री में 0 है, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ ये 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर यहाँ पे देता है। क्योंकि कोई भी चैप्टर में कदम रखोगे, यही सबका कंसेप्ट बार बार दौड़ करके आएगा। तो हम लोग को 2 चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक का, ये सब हम लोग को इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, जिसमें से हम लोग को एलिमेंट्स सब के बारे में जानना है, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है, फिर हम लोग को बॉन्डिंग के बारे में जानना है। तो अगर ये 2 चैप्टर कंप्लीट है तो हम लोग को 12th क्लास और भी ज्यादा हम लोग को इजी होने वाला है। क्लियर है। उसके बाद ये जो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर्स है या फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा पढ़ने के लिए, लेकिन ये भी हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ ये इसका सिलेबस हम लोग कहां पे मतलब रखेगा, सिर्फ 11th का। बाकी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओगे तो यहां से भी सवाल पूछता है। अब इसका काम हम लोग को 12th क्लास में नहीं पढ़ने वाला है, इसका फिर फिजिक्स वगैरह में भी थोड़ा थोड़ा काम पड़ता है, लेकिन हम लोग जब कहां पे बात करते हैं 12th क्लास में, तो 12th क्लास में ये किसी तरह का रोल नहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। सिर्फ इसका 11th में ही महत्व है। लेकिन ये सब जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत ज्यादा रोल करेगा। उसके बाद जो सबसे खतरनाक जो चैप्टर माना जाता है वो है हम लोग को केमिकल थर्मोडायनामिक्स। इसको फिजिक्स में भी पढ़ना है और कहां पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी। और बहुत लोग, अधिकांश बच्चा लोग को जो टफ लगता है वो लगता है थर्मोडायनामिक्स में, क्योंकि ये सब जो चैप्टर है थोड़ा सा लगता है लेकिन उतना आसान हो ही जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, यहाँ पे बहुत सारे हम लोग को फॉर्मूला वगैरह की बात करना है, तो इसको बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। मार्क्स के दृष्टिकोण से भी देखोगे तो देख रहे हो कितना है, 9 मार्क्स का। तो इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वजन तो ज्यादा होगा, बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ने की जरूरत होगा। इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक जो सीखेंगे, वो किसको देखेंगे, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। उसके बाद ये इक्विलिब्रियम उतना ज्यादा हम लोग नहीं भी देखेंगे, हालांकि देखना है क्योंकि बोर्ड है, सभी से प्रश्न तो आते हैं, लेकिन आगे की जर्नी में कौन कौन मदद करेगा उसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, उसके बाद 3rd और 4th चैप्टर को छोड़ना ही नहीं है। बाकी जो 5th चैप्टर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज भी रखता है, और आगे चल करके भी हम लोग इंथैल्पी वगैरह इस सब का बात करेंगे, एनर्जी वगैरह का बात करेंगे, जिसमें ये बहुत ज्यादा रोल हम लोग को प्ले करेगा। उसके बाद हम लोग को जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसमें तो कभी भी छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा हम लोग को पार्ट होता है केमिस्ट्री का, जिसको पूरा बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए एक भी चैप्टर हम लोग को छोड़ना नहीं होता है। जैसे इनमें से फिजिकल केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर छोड़ भी देते हैं तो काम हमारा चल जाता है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी चैप्टर को छोड़ देते हो तो आगे कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर इधर अगर ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ये दोनों चैप्टर हम लोग को हो जाएगा।
अब सर इतने बड़े बड़े टॉपिक्स है, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है, तो इसको हम लोग कवर कैसे करेंगे? तो कवर करवाने के लिए ही हम सभी यहाँ पे टीम एक साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको पूरा बेसिक से ही यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये नहीं सोचना है कि सर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, सर हम लोग वैसा अच्छा इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़े थे, तो हम लोग आगे की जर्नी को कैसे बेहतरीन कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग से ही लेक्चर्स आप देखना प्रारंभ करेंगे तो 1 या 2 चैप्टर से ही आपको उतना हम लोग को फील हो जाएगा कि अगर इस चैनल से हम लोग जुड़े हुए रहते तो आगे चल करके हम लोग को कितना ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर भी आप लोग सफलता प्राप्त करोगे। अब इसका पूरा सिलेबस है कि जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक है। जब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 12th वालों को लेकर के। जैसे 12th वालों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर हम लोग क्लास 11 को उतना बेहतरीन नहीं कर पाए हैं, तो अब हम लोग कैसे बेहतरीन करेंगे, क्योंकि 11th का मार्क्स उतना ज्यादा मायने नहीं रखता हम लोग का बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि उसको तो कोई पूछता भी नहीं है कि कितना मार्क्स आया था कि नहीं आया था। और जब हम लोग को सर्टिफिकेट भी जो छपता है वो तो हम लोग को 12th का ही रहता है, कहीं भी शो करोगे तो वो 12th का ही रहेगा। तो सर 11th में किसी कारणवश हम लोग उतना सीरियस नहीं थे या फिर कुछ और वजह रहा था जिसकी वजह से हम लोग 11th की जर्नी को उतना बेहतरीन नहीं कर पाए थे, तो सर अब हम लोग को क्या करना है ना, पूरा हम लोग सीरियस हो गए हैं। अब हम लोग को 12th में पूरा फोड़ देना है। बस हम लोग को एक शिक्षक की यहाँ पे सहायता की जरूरत है, जो कि हम लोग यहाँ पे करने के लिए तो अवेलेबल है ही। अब यहाँ पे रहा बात कि कौन कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोग देखेंगे और जहां से हम लोग को आसान आसान सवाल पूछा जाता है। तो इसमें देख रहे हो, पहले जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते थे या फिर इनऑर्गेनिक की बात करते थे, चाहे ऑर्गेनिक की बात करते थे, बहुत ज्यादा हम लोग को सिलेबस को पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अभी देख रहे हो फिर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल में सिर्फ और सिर्फ 3 ही चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, ये है फिजिकल केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, जो कि बहुत आसान कर दिया है। उसके बाद ये सब जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं ये है हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि सबसे ज्यादा जो टाइम लगने वाला है 12th क्लास में वो है हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सबसे ज्यादा मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन पूछता है वो कहां पूछता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो चाहे बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हो। अब इसमें से देखो 3 पोर्शन जो है टोटल मिलाकर के 10 चैप्टर है, इसमें से बहुत आसान सवाल आता है वो हम लोग का सॉल्यूशन चैप्टर। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसानी तरीके से, सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ जाता है कि कैसे होता है कि नहीं होता है और इसका अगर यूज करने के लिए सीख जाते हैं तो उसके बाद इससे कोई भी सवाल आएगा उसको गर्दा उड़ा करके यहाँ पे पूरा सीख लेंगे और उससे पूरा फुल में फुल आप मार्क्स उठा सकते हैं। देख रहे हो कितना मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है, 7 मार्क्स का। वही अगर स्टेट बोर्ड की बात करोगे तो कभी कभी यहाँ पे 12 मार्क्स का भी पूछ देता है। जैसे कि अगर झारखंड बोर्ड की बात करो तो इस बार का जो सवाल पूछा था वो 11 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही देख रहे हो छोटा सा टॉपिक और कितना ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये हम लोग सीबीएसई के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कितना हम लोग को रहता है, 7 मार्क्स का पूछा जाता है और बहुत ही छोटा है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये हम लोग को केमिकल काइनेटिक्स, ये भी हम लोग को छोटा छोटा है। इनमें से अगर थोड़ा सा बोलोगे टफ कौन बन जाएगा तो वो रहेगा हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन टफ कहने का रहता है जब हम आप सभी को पढ़ाएंगे तो देखोगे कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, बहुत ही इजीली तरीका से सारा थ्योरी पोर्शन, सारा न्यूमेरिकल इजीली तरीका से सारा कुछ सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये जो हम लोग को डी ब्लॉक और हम लोग को क्या है कोऑर्डिनेशन, ये दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। क्योंकि कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा लेंदी हम लोग को चैप्टर है और ये हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा सवाल हम लोग को पूछा जाता है यही से, जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं वहां से। ठीक है, तो अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई हम पहले ही बता दिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक भी चैप्टर इन लोग को है ना पूरा सीरीज से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर इस चैप्टर को छोड़ देंगे और डायरेक्टली इसको पढ़ने जाएंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ऑर्गेनिक का रूल ही है कि क्लास 11 को पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद क्लास 12 का पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वही अगर इस सब का पोर्शन की बात करते हैं, हालांकि इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा इशू करेगा क्योंकि 2 चैप्टर का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक तो पीरियोडिसिटी का और दूसरा हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये दोनों चैप्टर का कंप्लीट नहीं है नॉलेज तो फिर ये सब में थोड़ा थोड़ा इशू करेगा, फिर भी इसको समझा जा सकता है। उसी प्रकार से फिजिकल में कोई लेना देना नहीं है, अगर 11 का भी नहीं समझो फिर भी 12 को अच्छा तरीके से समझ सकते हो। लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए कम से कम 11th क्लास को फिर से जाकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितना भी है जीओसी पोर्शन है फिर हाइड्रोकार्बन है, ये दोनों चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये चैप्टर को समझ पाओगे। तब फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलोल्किन हेलोरिन से, उसी प्रकार से सीरीज से हम लोग चलेंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो लास्ट का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, ये बहुत ही आसान चैप्टर है और यहाँ से डायरेक्टली इसमें ज्यादा हम लोग को हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल यहाँ से सवाल पूछता है और देख रहे हो कितना मार्क्स का यहाँ पे पूछता है, 7 मार्क्स का। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है। ऑर्गेनिक का बोलो तो सबसे इजी चैप्टर हम लोग को यही है। क्लियर है? अब रहा बात किस तरह हम लोग 11th क्लास को अगर खराब कर भी दिए हैं तो क्या हम लोग 12 को नहीं समझ पाएंगे? बहुत ही अच्छा तरीका से समझ सकते हो और इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा एक भी मार्क्स छूटेगा। 70 मार्क्स का अगर आपका है तो टारगेट रखना है पूरा 70 में 70 लाने का, और ये आपको बिलीव दिलाते हैं कि कोई भी चैप्टर आपसे छूटेगा नहीं।
हर चैप्टर से जितने भी तरह का सवाल पूछता है वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे करने ही वाले हैं, और आप फील करेंगे कि एक भी चैप्टर का वैसा क्वेश्चन नहीं है जो हमसे बन नहीं पा रहा है, क्योंकि सारा कुछ हम लोग इजिली तरीके से यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा खाली समझ में आना चाहिए, जैसे आपके पास टाइम बच रहा है तो कोशिश कीजिए कि क्लास 11 का टाइम बचे या ना बचे भाई, इसके लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको करना ही पड़ेगा। क्लास 11 का टाइम तो बचेगा ही, जब तक हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक को खत्म करेंगे तब तक आप कोशिश कीजिए 2 चैप्टर ही तो सिर्फ पढ़ना है, तो 2 चैप्टर का नॉलेज आप पढ़ लीजिए, जहां से भी आप पहले पढ़े थे 11वीं क्लास उसको फिर से दोबारा पढ़ लीजिए, और नहीं तो जब हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में कोई जरूरी नहीं है 11 का पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कोई डरने की बात नहीं है, इसको हम लोग इजिली तरीका से समझ जाएंगे, टेंशन नहीं लो। बाकी इनऑर्गेनिक में इसको जब स्टार्ट करेंगे इसके लिए थोड़ा सा कोशिश करो कि पीरियोडिसिटी जो है और जो हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग है इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कदम रखेंगे। ये डी एंड एफ ब्लॉक भी उतना बड़ा हम लोग को खास चैप्टर नहीं है, और इसी का पोर्शन हम लोग को कहां पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये था हम लोग को सिलेबस जो हम लोग को पढ़ना है क्लास 12 में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हम लोग को 11 खराब हुआ है तो 12 कैसे बेहतरीन हम लोग करने वाले। हम सभी टीम यहाँ पे मिल करके आप सभी को पूरा सहायता करने वाले। यहाँ पे आपको डीपीपी भी दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम से भी जानेंगे। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, सारा कुछ करवाया जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा, तो आपको डरने की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो भी डाउट रहेगा आप सभी लोग हमें को बताइएगा और हम लोग उसको सॉल्व करने की हमेशा प्रयास करेंगे। तो ये था केमिस्ट्री का सिलेबस, कैसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कहां से जर्नी हम लोग को स्टार्ट करना है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, बस हम लोग से जुड़े रहिए, स्टार्ट कीजिए जर्नी, आगे आपका बेहतरीन हो जाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे बायोलॉजी की मैम से, बायोलॉजी में आखिर हम लोग को कैसे पढ़ना है। आइए मैम। चलिए, आप सभी आज बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप लोग सब तो देख ही रहे हैं, आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को आज एक ही क्लास में इसी टॉपिक में आपको बताया जा रहा है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। पूरे एग्जाम की तैयारी आपको एग्जाम सेज चैनल में मिल जाएगी। पूरा 11 और पूरा 12 आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका 11 क्लास खराब हो गया है, जैसा कि सर ने बताया अभी, अगर आप 11 क्लास में किसी कारणवश नहीं पढ़े, या कारणवश क्या कहें, बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा 11 क्लास में ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग उसमें टिक लगा के आ ही जाएंगे। एक मूल मंत्र है हमारे पास, जय माता दी बोल करके और टिक मार करके हम लोग आ जाते हैं। तो ये हम लोग बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर देते हैं हमारे लाइफ में, जब हम लोग को समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम सभी पूरे टीम जो है एग्जाम सेज की टीम आप सभी के बीच में आए हैं, और हम आप लोगों को क्या देने वाले हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है जीरो लेवल से लेकर के आपको पढ़ाने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से। हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, और आप लोग भी यही मान करके चलिए कि हमें अभी कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि खाली घड़े को भरा जा सकता है लेकिन भरे हुए घड़े को भरा नहीं जा सकता है। अगर आप खाली दिमाग लेकर के आएंगे तो हम लोग आपको जो सिखाएंगे वो आपके अंदर जा पाएगा। और हम लोग आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से। और इस चैनल के माध्यम से आपका 11, चाहे आप 11 क्लास पढ़े हो या नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा इन्हांसमेंट हो जाएगा, बट अगर आप लोग नहीं पढ़े हो, इवन आप लोग 9 और 10 क्लास भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए हो बायोलॉजी के लिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बायोलॉजी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताने वाली हूँ, एकदम जीरो लेवल से बताने वाली हूँ। तो क्लास 11 का जो सिलेबस था वो आप लोगों ने देख ही लिया था, और क्लास 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे क्लास 12 के लिए, तो वो लोग क्लास 11 के भी वीडियोस को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल में जो क्लास 11 के वीडियोस आ रहे हैं, और बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के, वो आप लोगों के लिए रिड्यूस करके, टाइम को रिड्यूस करके कम समय में अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो ज्यादा समय भी हम लोग नहीं लेते हैं इस चैनल के माध्यम से,
और आपको कम समय में ही बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो जो लोग क्लास 12 में है, अभी जो लोग क्लास 12 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग क्लास 11 के भी वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल से, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा तो लगने वाला है नहीं, तो आप जो बैठे हुए रहेंगे रील्स देखते हैं जो आप लोग, उस टाइम को यूटिलाइज करके आप लोग हमारे 11 क्लास के वीडियोस को देख सकते हैं। वहां से आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जो कि आपके क्लास 12 को और भी बेहतर बना देंगे। और मैं आप लोग को बता दूं, क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ आज जुड़े हुए, वो सभी क्लास 12 के बाद क्या करें, तो ये आपको अभी से ही डिसाइड करना होगा, क्योंकि क्लास 12 का मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 12 में कौन से चैप्टर से हम कितना पढ़े, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। आप लोग ध्यान देंगे, एक होता है हार्ड वर्क और दूसरा क्या होता है, स्मार्ट वर्क होता है। तो हम आज के डेट में, आज जो पढ़ाई है, आज जो हम लोग ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं या ऑफलाइन स्टडीज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्टली भी पढ़ेंगे और हार्ड वर्क नहीं करेंगे, याद करने वाला चीज याद ही नहीं करेंगे, तो आपको फिर काम नहीं चलने वाला। तो दोनों हमें साथ में मिला करके चलना होता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारा सुविधा दिया जा रहा है। आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी, आपको जितना भी मटेरियल है वो सभी दिया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, और आप लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी तरीके से आपको बता दिए जाएंगे, जो कि आपको तुरंत ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो टीचर्स है वो बहुत ही ब्रिलियंट टीचर्स है, और वो सभी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इजी तरीके से समझाते हैं, जो आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आइए, मैं आज आप लोगों को क्लास 12 का सिलेबस बता देती हूँ कि इसमें कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके क्लास 12 में। हालांकि देखा जाए तो जो सिलेबस आपका रहता है वो पूरा का पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट होता है, सभी से आपको क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसको नहीं पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, या जिसको पढ़ने से आपका 12 क्लास में काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल के साथ सभी के सभी चैप्टर्स पढ़े, क्योंकि सभी चैप्टर्स बहुत ही इजी तरीके से बताए जाएंगे। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ सिलेबस। पहला चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन है। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन, दूसरा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तीसरा चैप्टर जो आपका है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, फोर्थ नंबर में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और फिफ्थ नंबर में क्या है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो ये 5 यूनिट्स है आपके पास, 5 यूनिट्स है ये यूनिट के नाम है। इसके अंदर फिर अलग अलग चैप्टर्स आ जाएंगे। तो आपको कौन से यूनिट से कितना वेटेज है, तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको कहां पर दिख रहा है, आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा वेटेज आपको यहाँ दिख रहा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, 20 नंबर का है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 12 के लिए भी और आगे के लिए भी। आगे आप चाहे नीट के एग्जाम देते हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे दे, इवन आप जो लोग आर्ट्स भी पढ़ते हैं वो लोग भी अगर दे रहे हैं यूपीएससी का एग्जाम, जेपीएससी, रेलवे, है ना, तो ये सारे एग्जाम में भी जेनेटिक्स से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवोल्यूशन तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी पढ़ना पड़ता है। तो हमारे चैनल में इस चैप्टर को आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जो लोग आर्ट्स लिए हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, यानी इससे भर भर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। नेक्स्ट जो आपका वेटेज जा रहा है, आप देखिए मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में खुद ही 4 चैप्टर्स है। रिप्रोडक्शन के अंदर कितने चैप्टर्स आ जाएंगे, आपको 4 चैप्टर्स आ जाएंगे। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर आपको फिर 3 चैप्टर्स आ जाएंगे। डीएनए के बारे में इसमें पढ़ना है। जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, डीएनए के बारे में पढ़ना है आपको, ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ना है, जो हमारे साइंटिस्ट थे मेंडल जी, है ना। तो मेंडल जो थे उन्होंने जेनेटिक्स दिया था, जेनेटिक्स टर्म दिया था, जीन्स पर वर्क किया था, हमारे हेरिडिटी को बताया था कि किस तरह से हमारा डीएनए जो है वो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर के जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, हम लोग को जनन पढ़ना है ना, कैसे एक जीव दूसरे जीव को बनाता है, जन्म देता है ना। मैंने आप लोग को बताया होगा कि
कुत्ते जो है वो कुत्ते को ही जन्म दे सकते हैं, इंसान जो है वो इंसानों को ही जन्म देते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को ही हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन का पूरा लेखा जोखा पढ़ना है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नीट के बच्चों के लिए, नीट एस्पायरेंट्स के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाला रहता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। ये दोनों चैप्टर हम स्किप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 11 क्लास में 12 क्लास में और नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। हालांकि ये 12 नंबर का है, आप देखेंगे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर भी 12 नंबर का है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दोनों में बराबर ही आएगा 12-12 नंबर का, बट आपके फ्यूचर के लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो बनते हैं, वो इस चैप्टर से बनते हैं। इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आता है। तो ये उतना मतलब आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो चलेगा, 12 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको आसानी से करवा दूंगी। कौन से चैप्टर्स हम नहीं छोड़ सकते, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो एक हो गया आपका रिप्रोडक्शन नहीं छोड़ सकते हैं, दूसरा हो गया जेनेटिक्स नहीं छोड़ सकते हैं, और तीसरा आपका हो गया बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन नहीं छोड़ सकते हैं। ये तीनों चैप्टर, ये तीनों जो यूनिट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तीनों भी पढ़ लेते हैं क्लास 12 में तो आपको बहुत ही बेहतर मार्क्स आ जाते हैं। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये सबसे आपका शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। और बहुत ही एनवायरनमेंट से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही हैं। ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तो एनवायरनमेंट हम लोग को सभी को पढ़ना चाहिए। तो ये सभी हो गया आपका यूनिट। और सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया, 20 नंबर का जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। उसके बाद कौन है, तो फर्स्ट नंबर में ये है, सेकेंड नंबर में ये है, और थर्ड में ये दोनों आ जाता है, और फोर्थ नंबर में कौन आ जाता है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है हमारे लिए, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो ये रहा आपका क्लास 12 का जर्नी। और क्लास 12 के इस जर्नी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम क्या है, एग्जाम सेज। और मैं प्रीति आप लोगों के बीच में हूं इस पूरे सिलेबस को कवर करवाने के लिए। ये पूरा सिलेबस आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझाते हैं, ताकि आप सभी बच्चों को, चाहे वो जैक के बच्चे हो चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, हम लोग इतनी आसानी से समझाएंगे आप लोगों को कि आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा यहाँ तक रोल था। नेक्स्ट आप लोग अगर समझना चाहते हैं कि क्लास 12 के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक और वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो आप लोगों का है वो है राजेंद्र सर हमारे बीच में आएंगे और आप लोगों को फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं राजेंद्र कुमार और आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्जाम सेज। आज जो हम लोग टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं, वो टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं कि 11th क्लास में यदि बच्चे नहीं समझ पाए किसी चैप्टर को लेकर के, या 11th क्लास बहुत ज्यादा वीक है, तो 12th का प्रिपरेशन कैसे करें, है ना। तो इसीलिए आज हमारी टीम जो है, एग्जाम सेज की पूरी टीम जो है, वो इसी पे चर्चा कर रही है। इसी पे आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़े, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में बात किया जा रहा है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के बीच, वो है 12th के बारे में, कि 12th के बच्चे कैसे ज्यादा स्कोर करें, कैसे ज्यादा मार्क्स लाएं एग्जाम में, है ना। तो देखिए, यदि हम लोग बात करें, यदि हम लोग 12th का बात करते हैं, तो 12th में देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स जो पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है ऑप्टिक्स से। किससे पूछा जाता है बच्चों? ऑप्टिक्स से। सबसे ज्यादा मार्क्स किससे पूछा जाता है? ऑप्टिक्स से। ये हमारा सिलेबस है,
लेकिन मार्क्स के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं, तो मार्क्स के बेसिस पे सबसे ज्यादा किस चैप्टर से पूछा जाता है? ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स में जो है वो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स है। तो रे ऑप्टिक्स में यदि हम लोग देखें तो रे ऑप्टिक्स आप जो है 10th क्लास में बहुत ज्यादा पढ़े होंगे। इससे रिलेटेड चीज जैसे क्या है? लेंस है, मिरर है ना, वर्ण विक्षेपण जिसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्शन परावर्तन है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन है। तो आधा से ज्यादा चीज रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है रे ऑप्टिक्स में नहीं पढ़े। जैसे मान लीजिए माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का नाम सुने, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप है ना, तो ये सब चीज नहीं पढ़े। अब बात करते हैं कि वेव ऑप्टिक्स की यदि हम लोग बात करेंगे तो वेव ऑप्टिक्स से हम लोग पूरी तरह से अनजान है। वेव ऑप्टिक्स में जैसे पढ़ना है, हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ना है ना, ब्रिस्टर्स लॉ पढ़ना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, तो ये चीज के विषय में हम लोग पढ़े नहीं है। तो ये आपका ऑप्टिक्स जो है वो ऑप्टिक्स आपका मार्क्स के बेसिस पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हम आते हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो ये आपका जो है चार्ज और फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, देखिए मार्क्स के बेसिस पे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इससे 16 मार्क्स आता है। कितना मार्क्स आता है बच्चों? 16 मार्क्स आता है। यदि करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी मिला दे तो ये आपका फर्स्ट जो है और ये सेकेंड जो है ये आपका जो है 16 मार्क्स का कवर कर देगा, है ना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिलेक्टेड टॉपिक आपको दे देंगे और वही टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा और थ्योरी भी आ जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कवर करने के लिए यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, और जो यूनिट 6 है ऑप्टिक्स। तो यही पांचों यूनिट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। लेकिन यदि आप बात करिएगा इधर इसके बाद, यदि आप बात करिएगा तो देखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, है ना, ये दोनों चैप्टर जो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन और एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये दोनों चैप्टर जो हमारा है वो चैप्टर दोनों क्या है? देखिए ये दोनों चैप्टर अधिकांश जो है वो केमिस्ट्री का पोर्शन है। क्या है? केमिस्ट्री का पोर्शन है। जैसे देखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आप लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगली रिलेशन, पढ़े कि नहीं पढ़े? आइंस्टीन इक्वेशन पढ़े कि नहीं पढ़े? तो ये आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन में आता है। लेकिन जैसे हम एटम्स एंड न्यूक्लियाई का बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, है ना, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटॉन्स, बोर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सभी के विषय में हम लोग को पढ़ना होता है। तो कहने का मतलब यूनिट 7 और यूनिट 8 जो है ये दोनों यूनिट जो आपका दिया हुआ है बच्चों, ये दोनों यूनिट आपका क्या चीज से है? केमिस्ट्री से मैच करता है। यानी कि केमिस्ट्री का आपको हल्का फुल्का भी जानकारी है तो ये दोनों यूनिट हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। और यदि बात करें लास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तो इसमें आपका आता है बच्चों सेमीकंडक्टर आता है और वही मटेरियल्स, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स आते हैं। तो यदि एग्जाम के दृष्टिकोण से, मार्क्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये 16 मार्क्स का है, ठीक है। फिर देखिए 18 मार्क्स का आपका क्या है? ऑप्टिक्स है। फिर आपका देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका कितना मार्क्स का है? 17 मार्क्स का है। यानी कि चैप्टर नंबर देखिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और ये यूनिट 6, ये तीनों यदि हम लोग कवर कर लेते हैं तो आपका खूब आसान से ज्यादा मार्क्स कवर किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि ये टफ है, टफ नहीं है। 9th 10th में हम लोग बहुत ज्यादा जानकारी हासिल किए हुए हैं ना, 9th 10th में जो है वो हम लोग बहुत ज्यादा जानकारी हासिल किए हुए हैं और यही 9th 10th से जो है वो पूछा जाएगा। तो
मेरा कहना यह है कि आप जो है 11th में यदि आपका बेस कमजोर भी है या किसी कारणवश आप नहीं भी पढ़ पाए हैं, तो मैं राजेंद्र कुमार और हमारी पूरी टीम एग्जाम सेज की टीम आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे हासिल किया जाए, कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताया जाता है और प्लस में कैसे आपको ज्यादा मार्क्स कवर किया जाता है, इस विषय में भी आपको बताया जाएगा बिल्कुल मुफ्त। एग्जाम सेज एक यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और जुड़े रहिए। आप यकीन मानिए कि आपको पूरा प्रॉफिट होगा। आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि सिलेबस कवर होने के साथ साथ जो बेनिफिट्स है, जैसे आपका वीकली टेस्ट हो या ऑब्जेक्टिव हो या फिर न्यूमेरिकल्स क्लासेस हो, ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी, है ना। तो अब हमारे बीच जो आएंगे वो मैथ्स वाले सर आएंगे, है ना, और उनसे जानकारी हासिल करिए कि कैसे आप लोग कम समय में, या फिर यदि आपका छूट गया पिछला, यदि आपका बेस कमजोर है तो कैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कवर कर सके, आपको बताएंगे मैथ्स वाले सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेंद्र सर। तो अभी तक आप लोग ने तीनों सब्जेक्ट का ओवरव्यू देख लिया। सभी टीचर्स के द्वारा ओवरव्यू आपको दिया गया कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर को देखिए पढ़ना तो सब है, ठीक है, आपके पास टाइम भी है, आपको कोशिश करना है कि आप सब पढ़ें, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में चलता है कि एक उन चैप्टर्स का पता चल जाए जहां से मैक्सिमम गेन हम कर पाए। तो वो चैप्टर्स का ओवरव्यू आपको मिल चुका है 3 सब्जेक्ट में। अब मैथ्स का बारी है, तो मैथ्स का ओवरव्यू हम लोग देखेंगे। तो मैथ्स के ओवरव्यू में हम लोग देखेंगे 11th क्लास के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे दें। और एक बात आपको बता दें, बायो, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब का सिलेबस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मेन जो सिलेबस होता है पूरा हम लोग डिटेल उसमें बात किए हैं। हम लोग चारों टीचर्स जो हमारी टीम है एग्जाम सेज की, हम लोग उस चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट है, जितना भी सिलेबस है, सब के बारे में हम लोग बात किए हैं, ठीक है। तो 11th के लिए अगर आप चाहते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 11th स्टैंडर्ड के लिए, तो सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंस रखता है वो है अलजेब्रा, ठीक है, क्योंकि यहां पर 5 चैप्टर आपको कंप्लीट करने होते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन भी यहीं से आता है। तो 11 के लिए सबसे पहले अगर आप कुछ कवर करेंगे तो अलजेब्रा कवर करेंगे और एग्जाम सेज आपका इसमें मदद कर रहा है और करता रहेगा। दूसरा जो चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, या आप बोल सकते हैं यूनिट जो इंपॉर्टेंट है, वो है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ये आपको सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जो यूज है वो 12th में भी है, फिजिक्स में भी है, तो आपको ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स अगर आप 11th में पहले करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको थोड़ा सा फाउंडेशन मिलेगा, अपना 11th का मार्क्स आपका बढ़ेगा और वो 12th में भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड के बारे में। तो आप यहां पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स कौन कवर कर रहा है, तो आप देखेंगे कैलकुलस कवर कर रहा है 35 मार्क्स। तो कैलकुलस सिर्फ एक यूनिट आपको इतना छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसमें 5 ब्रांच है, 5 चैप्टर्स है। तो क्या क्या है वो 5 चैप्टर्स, तो है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, फिर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर है इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और लास्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये 5 चैप्टर पे आप कमांड कर लेते हैं, आप मान के चलिए आपका मैथ्स बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम में। आपका एग्जाम 12th जो आपका बोर्ड्स लेगा, सीबीएसई चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड, आपका बहुत बेहतरीन जाने वाला है अगर ये 5 चैप्टर को आप कवर करते हैं। तो अगर हम अपने लिस्ट में सबसे पहले प्रायोरिटी पर किसी चैप्टर को रखेंगे तो वो चैप्टर होगा कैलकुलस। तो पहला प्रायोरिटी है आपका कैलकुलस, ठीक है।
उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में आप डालेंगे अलजेब्रा के चैप्टर को। सेकंड में अलजेब्रा के चैप्टर को हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वहां मार्क्स भी ठीक ठाक है 10, और यहां पर 2 चैप्टर आपको पढ़ना है जो कि इजी है अपने आप में क्लास 12th के लिए। तो वो है क्या? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आप जो चैप्टर का तैयारी करेंगे या आपके लिए जो यूजफुल होगा, जो आपको मार्क्स गेन करवाएगा, वो है आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। इसके बाद एक आसान चैप्टर लीजिए और उस पे आप पढ़ने के बाद आपका कम समय में, उसमें समय भी कम लगेगा और आपका मार्क्स भी आ जाएगा। वो क्या है? वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। तो थर्ड नंबर में अगर आपको चैप्टर कंप्लीट करना है 12 का, तो आप कर सकते हैं वेक्टर एंड 3D। सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है और मार्क्स तो उतना ही का उतना ही है। तो वेक्टर एंड 3D से आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है? 14 से। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका यही सिर्फ आप करके जाते हैं अगर, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मेन तो कैलकुलस है, कैलकुलस ही आपका मेन पोर्शन उठा लिया 35 मार्क्स। उसके बाद जो चैप्टर्स है उसमें समय कम लगता है और मार्क्स आके चला जाता है, ठीक। अब इसके बाद जो हम चैप्टर्स डालेंगे 4th में, तो वो तो है तो बहुत छोटा सा चैप्टर, और यकीन मानिए आप उसको 1 से 2 दिन में पढ़ के खत्म कर सकते हैं और उसमें मार्क्स आ जाता है। समझ लीजिए वो गिफ्ट है एक तरह से। तो वो गिफ्ट है क्या आपके लिए? LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो हम सिर्फ 4 प्रायोरिटी आपके लिए रखे हैं, कैलकुलस, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, वेक्टर और LPP। इसके बाद आपका जो चैप्टर्स बच गया उसको आप कवर कर सकते हैं, जैसे सेट, फंक्शन एंड रिलेशन, और लास्ट आपका है प्रोबेबिलिटी, आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया चैप्टर का ओवरव्यू, कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि आपको 80 मार्क्स लाने में मदद करेगा। तो आप ट्राई करेंगे, आप 70 प्लस तो जरूर लाए, और जिनका मैथ्स अच्छा है वो 80 से कम क्या ही लाके करेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके, जो सिलेबस आप देख चुके हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिलेबस का, डिटेल सिलेबस का जो वीडियो है चारों सब्जेक्ट का, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग जो आए थे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे उस पर बात करने आए थे। तो हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको पढ़ना कैसे है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि पढ़ना कैसे है, पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, इस पर चर्चा करना है। तो मैथ्स का हम बात करेंगे, तो मैथ्स को हम लोग कैसे कवर करते हैं। तो एग्जाम सेज तो आपको पता ही है, डेली क्लास लेके आ रहा है आपके लिए चारों सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले आपको क्या कवर करना है? फर्स्ट पॉइंट, तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे साथ रहते हुए आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, जुड़े रहना है और अपने सिलेबस को पूरे एंड तक कंप्लीट करना है। दूसरा, आपको बुक्स फॉलो करना है, ठीक है। और सबसे पहले जो आपको बुक्स फॉलो करना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिस्क्राइब है, आपको पता ही है कौन सा बुक, वो फॉलो करना है और एग्जाम्पलर फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा फोमो होता है, फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट, क्या कि अगर कोई एक्स्ट्रा बुक कर ले तो क्या, एक्स्ट्रा बुक कर ले तो क्या, तो 10 बुक करने से कोई फायदा नहीं है। आप ये 2 बुक बहुत ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन हम फिर भी लिख दे रहे हैं कि आप एक रेफरेंस बुक भी कर सकते हैं किसी भी राइटर का। बहुत सारे राइटर प्रेजेंट है, बहुत सारे पब्लिकेशन प्रेजेंट है मार्केट में, आप एक रेफरेंस बुक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको सिलेबस साथ साथ कंप्लीट करना है, साथ में बुक्स को लगाना है, ठीक है। एग्जाम सेज तो आपका मदद करेगा इसमें, आपको बुक्स भी लगाना है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, प्रीवियस 5 to 6 years बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन बैंक, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन बैंक। अगर हम तीनों में बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस तो कंप्लीट हम लोग करवाएंगे ही, और प्रीवियस 5 से 6 ईयर का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस बताएगा आपको कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं
किस तरीके से आते हैं और कहां कहां से आते हैं, ये सब कुछ आपको ये बता देगा। ठीक है, तो आप पाएंगे कि आपका यही दो जो आपका हम बुक लिखे हैं उससे 80% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप ये देखेंगे कि आपको इसी से 80% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगा लिए। उस चीज के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर लगाने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। 3 घंटा का जो आपका एग्जाम होता है उसका मॉक टेस्ट लगाना है। आप हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली का आप सैंपल पेपर ले लें। अगर आपका बोर्ड से एकदम लास्ट में है, दिसंबर का समय आ रहा है, उस समय का आप सैंपल पेपर ले लें, उसको लगाना है। पांचवा, बच्चों के मन में रहता है कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन में जाएं कि ऑफलाइन एजुकेशन पे जाएं। ठीक है, अब देखिए आपको पैसा दोनों में ही देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आजकल ऑनलाइन एजुकेशन में कम फीस पर बहुत बेहतरीन टीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और एग्जाम सेस तो आपको पूरी तैयारी फ्री में करा रहा है। तो आप जहां भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आप एक बार एग्जाम सेज के चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको प्रॉफिट जरूर नजर आएगा, आपको अपने मार्क्स में एनहांसमेंट जरूर नजर आएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन, अब तो सब ऑनलाइन एजुकेशन ही ले रहे हैं और YouTube पे आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको कंप्लीट तैयारी कराने वाले बहुत कम चैनल्स मिलेंगे जो बेहतरीन तरीके से एकदम स्टार्टिंग से 0 लेवल से एडवांस लेवल तक ले जा रहे हैं। ठीक है, तो पांचवा हो गया आपका ये। इसमें आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या फॉलो करते हैं। जो हमारे तरफ से था वो हम बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका हो गया ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। ये था आपका प्रीवियस ईयर के बारे में, बुक्स हो गया, सिलेबस हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको पूरे साल भर, पूरे जो आपका 2024 है उसमें कंटिन्यूटी बना के रखना है। यही मेन मंत्र है आपके मार्क्स को अच्छा बनाने का, आपको सफल बनाने का। अगर आप कंटिन्यू नहीं है तो आप अपना सब कुछ खो देंगे। आप लास्ट टाइम में, आपको बता दे, आप 12th का पोर्शन 2 महीना में नहीं खत्म कर सकते, ये फैक्ट है। जो वीडियोस आते हैं ना बहुत सारे, 2 महीना में IIT, 1 महीना में जी, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको अभी से ध्यान लगाना पड़ेगा। और मैथ्स के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटा रेगुलर बेसिस पे देना पड़ेगा। मैथ्स के लिए आपको 2 से 3 घंटा रेगुलर बेसिस पे देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही 12th स्टैंडर्ड है जहां से आपके फ्यूचर का गेट खुलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कि आपका रोड मैप जो था आपके पढ़ाई का वो कैसा होना चाहिए। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, बुक्स फॉलो करना है, बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना है, आपको एग्जाम सेज को फॉलो करना है और आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है। हाँ, और लास्ट हो गया आपका रिवीजन। तो आप रिवीजन कैसे करेंगे, तो मैथ्स के लिए हम बता दें, रिवीजन आप कैसे करेंगे। जो भी चैप्टर्स आपका होगा उसके लिए आप एक नोट कॉपी बनाएंगे, शॉर्टकट नोट कॉपी, जिसमें आपका फॉर्मूला होगा। उसको आप फॉर्मूला डायरी भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट नोट कॉपी। ठीक है, इसको आप फॉर्मूला डायरी भी बोल सकते हैं, जो कि एक पतला सा होना चाहिए कि आपका जब एग्जाम आए तो आप उसको तुरंत बर्ड आई व्यू में उसको खत्म कर दें और आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज चारों सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैथ्स का रोड मैप बता दिया मैंने कि आपको कैसे फॉलो करना है, और मेरे ख्याल से सब सब्जेक्ट का रोड मैप यही होता है कि आपको पहले सिलेबस करना है, बुक्स करना है, प्रीवियस ईयर देखना है, टीचर को फॉलो करना है। और हाँ, टीचर को फॉलो करते करते आप, बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, यहां कभी चले गए फिर दूसरे टीचर के पास चले गए, तो हो सकता है एक ही क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट से बने और सेम आंसर आए, तो वहां पर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। तो आप एक टीचर को फॉलो करें, पूरे साल फॉलो करें, आपका मार्क्स आपको खुद दिख जाएगा। ठीक है, एट द लास्ट ये एग्जाम से जो आपके लिए लेके आया है वो ये फ्री बैच है जो कंटिन्यू में चल रहा है, जो अभी स्टार्टिंग पे है, एकदम
पहला पहला चैप्टर सबका चल रहा है, जैसे मैथ्स में आपका रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है, उसी तरीके से 11th स्टैंडर्ड के लिए सेट चल रहा है और बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी चल रहा है। तो हम लोग आपके लिए क्या लेके आए हैं, 4 सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम का, और हम लोग आपको दे क्या रहे हैं, डेली लाइव क्लास दे रहे हैं और उसी समय पे चल रहा है लाइव क्लास। आपको डिस्क्रिप्शन में सब चीज मिल जाएगा और वो क्लास रिकॉर्डेड रहता है, क्लास हटता नहीं है। और हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, जैसे चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग एक टेस्ट रखेंगे, एमसीक्यू टेस्ट, उसमें सबको पार्टिसिपेट करना है और फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगा, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहीं पर आपको डेली क्लास का जो पीपीटी का पीडीएफ होगा वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी आपको हो एग्जाम सेज के बारे में 2024-25, तो आप इस नंबर में कॉल करके आप अपना क्वेरी को दूर कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ आज क्लियर हुआ होगा, चारों सब्जेक्ट के बारे में आपको रोड मैप क्लियर हुआ हो कैसे पढ़ना है, और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।